वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग आज एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जो सबसे निचले स्तर का लोअर कोर्ट होता है, अर्थात जो जिला स्तर पर जो कचहरी और कोर्ट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, या फिर इसे सत्र न्यायालय भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे और इसके बाद देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट को कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो जो जिला न्यायालय होता है, जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं, वह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिस प्रकार पूरे भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उसी प्रकार किसी भी जिले का सबसे बड़ा न्यायालय सेशन कोर्ट होता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय कहते हैं। तो जिला न्यायालय के अंदर राजस्व न्यायालय भी होते हैं, जो राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारा करते हैं। राजस्व अर्थात हो गया जैसे कि वित्तीय लेन देन। तो जिला के अंदर राजस्व न्यायालय भी होता है, जो राजस्व से संबंधित मामलों का क्या करता है, निपटारा करता है। मेट्रोपॉलिटन शहरों जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी में मेट्रोपॉलिटन न्यायालय है। चूँकि ये सभी महानगर हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो उनके लिए मेट्रोपॉलिटन न्यायालय होता है। जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन न्यायालय हैं, इम्पोर्टेंट है। जिला न्यायालय में दो तरह के न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय में दो तरह के न्यायालय होते हैं। एक जो होते हैं दीवानी मामलों की देखरेख करते हैं और दूसरा फौजदारी या आपराधिक मामले। तो जो दीवानी मामले होते हैं वे पैसों से संबंधित होते हैं, जिसे सिविल कहते हैं। तो सिविल जो मामले होते हैं वे पैसे से संबंधित हैं, दीवानी मामले। और फौजदारी या आपराधिक मामले जैसे क्रिमिनल केस, तो एक हो गया सिविल केस। सिविल केस के अंतर्गत में दीवानी मामले आते हैं, जो पैसों से संबंधित मामले होते हैं। और फौजदारी या आपराधिक मामले क्रिमिनल जिसे केस कहते हैं, जिसके अंतर्गत हत्या, लूटपाट, ये सभी मामले आते हैं। तो ये सभी जो मामले हैं, ये दोनों मामले जिला न्यायालय के अंतर्गत देखे जाते हैं। और ये दो जिला न्यायालय में दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था होती है। जब किसी जिला न्यायालय के अंदर किसी सिविल मामलों की सुनवाई होती है तो उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। जबकि जब इसी न्यायालय में किसी फौजदारी, दंडिक या आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है तो इसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो जब किसी जिला न्यायालय में दीवानी मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है, अर्थात सिविल मामलों की सुनवाई होती है, तो उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। लेकिन उसी न्यायालय में जब फौजदारी अर्थात जो दंडिक या आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है तो उसे सेशन कोर्ट अर्थात सत्र न्यायालय कहा जाता है। और जब सिविल मामलों की सुनवाई होती है तो उसे अधीनस्थ न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। जिला न्यायालय के न्यायालय को, जो जिला न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उन्हें जिला न्यायाधीश अथवा सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश को, जो उसके जज होते हैं, उसे जिला न्यायाधीश या फिर सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
जिला न्यायालय के न्यायाधीश जब दीवानी मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, पर वही न्यायाधीश जब फौजदारी मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो जज एक ही होते हैं, लेकिन जब वही दीवानी मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन वही जज जब फौजदारी मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अनुच्छेद 233 में लिखा गया है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 233 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 233 में जिला अथवा सत्र न्यायाधीश की चर्चा है। तो अनुच्छेद 233 में जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के नियुक्ति की चर्चा है। इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 233 कहता है कि किसी भी जिले में जिला अथवा सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। याद रखेंगे अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में एक बात और लिखा गया है। अनुच्छेद 233 में एक बात और लिखा गया है कि जिला अथवा सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। तो अनुच्छेद 233 में लिखा गया है जिला अथवा सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति, और यह नियुक्ति कौन करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। और वह राज्यपाल उस जिले के उच्च न्यायालय के सलाह पर, जो उस राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उसी की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, तो उस जिले के सत्र न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो बात लिखा गया है अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में यह बात लिखा गया है। अब इस जिला अथवा सत्र न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न मिल गया, इम्पोर्टेंट टॉप फैक्ट, कि जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 233 में उसके योग्यता के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 233 इम्पोर्टेंट है। अब है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति का भी चर्चा है अनुच्छेद 233 में, और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। जो जिला जिस राज्य के अंतर्गत में होता है तो उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायाधीश के सलाह पर नियुक्ति करता है। किसकी, तो उस सत्र न्यायाधीश की, उस जिले के सत्र न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की। अब इसके बारे में योग्यता के बारे में चर्चा है। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक सत्र न्यायाधीश बनने के लिए, जिला न्यायाधीश बनने के लिए। तो सबसे पहला है जो कॉमन होता है सब में, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, कम से कम 7 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में कार्य किया होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। तो वकील के रूप में किसी भी न्यायालय में उसे 7 वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए। याद रखेंगे, जो हाई कोर्ट के लिए कितना योग्यता था, 10 वर्ष, लेकिन जिला या सत्र न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्ष तक वह वकील के रूप में वकालत किया हो। तो अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष सेवा किया हो, तो 7 वर्ष। किसी भी न्यायालय में उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति की सिफारिश हुई होनी चाहिए। तो इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए। उसकी सिफारिश जब तक नहीं मिलती है तब तक इसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो कछड़ा, उच्च न्यायालय के द्वारा उसे नियुक्ति की सिफारिश हुई होनी चाहिए, और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ तो इसमें कॉमन है जो सबके लिए वांछित योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये चीज़ सब में है कॉमन, तो इन चीज़ों को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है कि कम से कम 7 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर वह वकालत किया होना चाहिए, और उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश हुई होनी चाहिए। ये सभी है योग्यताएं जिला अथवा सत्र न्यायाधीश बनने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एक ओवरव्यू कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले कि अनुच्छेद 233 में क्या है। अनुच्छेद 233 में लिखा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति। इनकी योग्यता के बारे में बात की जाए तो इनकी योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक
लगातार ये अधिवक्ता के रूप में किसी भी न्यायालय में ये सेवा दिए, ये मतलब कि अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में वकालत किया होना चाहिए और उच्च न्यायालय की इस पे सिफारिश होनी चाहिए। अर्थात उच्च न्यायालय जब तक नहीं कहेगा कि ये न्यायाधीश बनने के लायक हैं, तब तक वे न्यायाधीश नहीं बन सकते और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके सिर्फ सलाह पर? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। आर्टिकल 233 में लिखा गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले की सुनवाई होती है? तो इसके अंतर्गत 2 मामले की सुनवाई होती है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी के अंतर्गत जो पैसे की लेन देन से संबंधित मुद्दे आते हैं और दूसरा जो आता है उसे हम लोग फौजदारी कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत जो आपराधिक मामले होते हैं, दंडिक मामले होते हैं, तो वही जज जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है और वही जज जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है इसके अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है। तो यह जिला का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय। याद रखेंगे, जिले के अंतर्गत एक राजस्व न्यायालय भी होता है जो राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन न्यायालय होते हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, ये सभी आते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि जिला अथवा सत्र न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो जिला अथवा सत्र न्यायाधीश होते हैं वे दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। जिला अथवा सत्र न्यायाधीश को आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को उम्र कैद और मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड देने के मामले में उसे उच्च न्यायालय का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो अभी हमने बताया कि जो जिला अथवा सत्र न्यायाधीश होते हैं वे दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं, लेकिन जब दीवानी मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन जब वही जज जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और जिला अथवा सत्र न्यायाधीश को आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को उम्र कैद और मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड देने के मामले में उसे उच्च न्यायालय का अनुमोदन होना आवश्यक है। हाई कोर्ट से उस पर क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। अब अनुच्छेद 234 में लिखा गया है कि जिला अथवा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो 233 में क्या लिखा गया है? केवल जिला अथवा सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, लेकिन 234 में अनुच्छेद 234 में लिखा गया है जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति। तो जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है अनुच्छेद 234 में। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 234 में लिखा गया है कि जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है उच्च न्यायालय एवं उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के द्वारा। तो सेम टू सेम प्रोसेस है न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की भी। तो अनुच्छेद 234 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 234 में लिखा गया है कि जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है उस उच्च न्यायालय एवं उस राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से। इम्पोर्टेंट है। तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय एवं उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से। इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति है तो उसमें केवल किसका परामर्श लिया जाता है? तो उच्च न्यायालय का परामर्श दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। लेकिन जो इनके अधिकारियों की नियुक्ति है, जो
न्यायाधीश के अलावे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का, तो इसमें राज्यपाल उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेता है हाईकोर्ट के साथ साथ। अब अनुच्छेद 236 में क्या लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 236 अर्थात अनुच्छेद 236 में लिखा गया है जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 236 में लिखा गया है जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं उसके अंतर्गत भी जज आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, तो उनके बारे में लिखा गया है। कौन? अनुच्छेद 236 में। तो अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 234 में लिखा गया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 236 में लिखा गया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायाधीश। याद रखेंगे, अनुच्छेद 236 में लिखा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायाधीश आते हैं। तो अनुच्छेद 236 में क्या लिखा गया कि जिला एवं जो सत्र न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन से न्यायाधीश आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा है। तो कौन कौन न्यायाधीश आते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 236 में है। तो पहला है अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश। दूसरा है संयुक्त जिला न्यायाधीश। तीसरा है सहायक जिला न्यायाधीश। चौथा है लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पांचवा है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। छठा है अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। सातवां है अपर सेशन न्यायाधीश। आठवां है सहायक सेशन न्यायाधीश। तो कौन कौन से न्यायाधीश आते हैं इस जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत? तो पहला है अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। याद रखेंगे। अनुच्छेद 235 में क्या लिखा गया? तो आर्टिकल 235 में लिखा गया है कि किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है। तो अनुच्छेद 235 में लिखा गया है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जाता है, यह लिखा गया है आर्टिकल 235 में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 235 में लिखा गया है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 235 में लिखा गया है, अनुच्छेद 235 में लिखा गया है कि जिला न्यायालय और उसके अधीन आने वाली सभी न्यायालयों के अधिकारियों की सेवा शर्तें जैसे कि पोस्टिंग, प्रमोशन, अवकाश, ये सभी उस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित होती है। इम्पॉर्टेंट है। तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है, जैसे कि पोस्टिंग, प्रमोशन, अवकाश, तो ये सभी नियंत्रण कौन करता है? तो उस राज्य का हाई कोर्ट करता है। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का दबदबा रहता है राज्यों के उच्च न्यायालय पर, तो उसी प्रकार उस राज्य का जो राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है उसके अंतर्गत जितने सारे सत्र न्यायाधीश होते हैं उस पर दबदबा होता है। तो अनुच्छेद 235 में लिखा गया है कि जिला न्यायालय और उसके अधीन आने वाली सभी न्यायालयों के अधिकारियों की सेवा शर्तों जैसे कि पोस्टिंग, प्रमोशन, अवकाश, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। यह बात लिखा गया अनुच्छेद 235 में। अनुच्छेद 235 में क्या लिखा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। दीवानी मामलों की सुनवाई करने के लिए जिला न्यायालय के अंदर अधीनस्थ न्यायालय का न्यायालय और अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय के नीचे सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय आता है। तो दीवानी मामलों की सुनवाई करने के लिए जिला न्यायालय के अंदर अधीनस्थ न्यायालय का न्यायालय और अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय आता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें कि दीवानी मामलों की जब सुनवाई होती है
तो जिला न्यायालय के अंदर कौन होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। और इस अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के अंदर भी एक न्यायालय होता है दीवानी मामले की सुनवाई के लिए, जिसे मुंसिफ न्यायालय कहा जाता है। कौन? मुंसिफ न्यायालय। जबकि फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। कौन? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। और इस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के सबसे निचले स्तर पर कौन आते हैं? तो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है। न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। तो हमने क्या बताया है कि वही जज जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दीवानी मामलों का जज कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो सबसे निचला स्तर का न्यायालय होता है उसे मुंसिफ न्यायालय कहा जाता है। लेकिन वही जब फौजदारी मामलों का सुनवाई होता है तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। और उस सत्र न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। उस सत्र न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। और इस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं? तो सबसे निचले स्तर पर न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जबकि वही हमने क्या देखा कि दीवानी मामलों के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय होते हैं उसमें सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय होते हैं। कौन? मुंसिफ। अब है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय किसी आपराधिक मामलों के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। और इससे ज़्यादा सजा देने का अधिकार किसे है? तो सत्र न्यायालय को, याद रखेंगे। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय को अधिकतम 3 साल सजा दे सकता है। तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का जो न्यायालय होता है किसी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। कितना? अधिकतम 7 वर्ष। और यदि इससे ज़्यादा सजा देना है तो यह अधिकार किसके पास है? तो सत्र न्यायालय के पास है। अर्थात इसके ऊपर का जो न्यायालय है, अर्थात जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं, सेशन कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, तो उसे 7 वर्ष से ज़्यादा सजा देने का अधिकार है। तो 7 वर्ष से ज़्यादा सजा देने का अधिकार किसे है? सत्र न्यायालय को। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय अधिकतम 3 वर्ष तक ही सजा दे सकता है। तो जो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है अधिकतम कितने वर्ष तक का सजा दे सकता है? तो 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष तक का वह सजा दे सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी। तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी और न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय श्रेणी कहा जाता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय को सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोर्ट और मुंसिफ न्यायालय को सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय श्रेणी और अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय को सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट और मुंसिफ न्यायालय को सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मुंसिफ न्यायालय को सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय को सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोर्ट, और ये जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी और न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय श्रेणी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये तो था छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग सिविल जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, यह था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 आर्टिकल है, 233, 234, 235 और 236। तो चारों को याद रखेंगे और उसके बाद इसके योग्यता को याद रखेंगे, नियुक्ति को याद रखेंगे और जितने सारे कोर्ट हैं
उसके जज को क्या कहा जाता है, इसके न्यायालय को क्या कहा जाता है, तो उसके बाद यह काम इसमें हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा है, एक दो बार इसे देख लेंगे तो दिमाग में यह फिट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे बनते हैं, खास करके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे बन जाएंगे। तो हेडमास्टर की जो एग्ज़ाम है एचएम की, वहाँ पे चांसेस कम है इससे आने की प्रश्न, तो ज़्यादातर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ही प्रश्न आएंगे और राष्ट्रपति से प्रश्न आएंगे। तो खैर एक बार इसे भी पढ़ लेंगे, आजकल एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, जिसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। यूनियन टेरिटरीज इम्पॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग देखें तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का तो 7वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में, तो उस समय एक आयोग का गठन हुआ जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। तो इसी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसके अनुसार भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। ये चीज़ हम लोग जब इस इंडियन पॉलिटी को शुरुआत कर रहे थे तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे, प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं, सारा डिटेल में है। तो जब 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो इस संविधान संशोधन के तहत भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ जिसके अनुसार भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। किस समय? उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखेंगे। भाषाई आधार पर ये सभी गठन हुए थे। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। अब ये भाषा के आधार पर जो 14 राज्यों का गठन हुआ, कौन कौन से राज्य थे? तो असम, जम्मू कश्मीर, बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो असम, जम्मू कश्मीर, बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये 14 राज्य थे जिनका गठन भाषा के आधार पर हुआ था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, जब 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1956 में। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन हुआ और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जो वर्तमान में लक्षद्वीप इसे कहा जाता है, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। याद रखेंगे, अब त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य बन चुका है, उसे यूनियन टेरिटरी के रूप में हटा दिया गया। तो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो हम लोग इसी यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो वर्तमान में बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, क्योंकि जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का विघटन हो चुका है। तो जब आर्टिकल 370 लागू हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 का प्रयोग किया। इसके तहत जो जम्मू कश्मीर था वह एक अलग ही राज्य था, उसे दोहरी दर्जा प्राप्त थी, तो उसको हटा करके उसे 2 भाग में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे अंतिम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हमने क्या बताया था, ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि 2014 में सबसे अंतिम राज्य बना था कौन? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से उसे काट कर बनाया गया था। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 अलग अलग क्षेत्र बने थे केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं यूनियन टेरिटरीज? पहला है दिल्ली। पहला कौन है? दिल्ली, जिसका गठन 1956 में हुआ था, 1956 ईस्वी में। दूसरा है लक्षद्वीप,
जिसे लकाद्वीप के नाम से गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। तो लक्षद्वीप जिसे लकाद्वीप के नाम से 1956 में गठित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका भी गठन 1956 में किया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका भी गठन 1956 में किया गया। पुडुचेरी, पुडुचेरी का गठन 1962 में किया गया। तो पुडुचेरी का गठन कब किया गया? 1962 में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का भी गठन 1962 में किया गया। 1962 में। दमन दीव और दादर नागर हवेली, एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे अंतिम यदि पूछा जाए कि सबसे अंतिम जो है जो बना है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे जो दमन दीव और दादर नागर हवेली हैं, इन्हें अब मर्ज कर दिया गया है। 2020 में इन्हें मर्ज करके एक बना दिया गया। इसके पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे। तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये इससे पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन वर्ष 2020 में इन्हें दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया और इसका नाम रखा गया दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली। याद रखेंगे, इसे सिंगल बना दिया गया। तो सबसे अंतिम यही बना है और वर्ष 2020 में। और जम्मू और कश्मीर का गठन किया गया 2019 में यूनियन टेरिटरी के रूप में, और साथ ही साथ लद्दाख का गठन किया गया 2019 में। तो जम्मू कश्मीर का गठन किया गया 2019 में, इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और लद्दाख का गठन किया गया 2019 में यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो इस प्रकार वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दिल्ली, जिसका गठन 1956 में हुआ। लक्षद्वीप, लकाद्वीप के नाम से गठन किया गया था 1956 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका गठन किया गया था 1956 में। पुडुचेरी, जिसका गठन 1962 में किया गया था। चंडीगढ़, इसका भी गठन 1962 में किया गया। दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली का गठन 2020 में किया गया। और जम्मू एवं कश्मीर का गठन किया गया 2019 में, और जबकि लद्दाख का गठन किया गया 2019 में। इम्पॉर्टेंट है। दमन और दीव नागर हवेली को दोनों को 1961 में गठित किया गया था। तो जो दमन दीव और दादर नागर हवेली हैं, इन दोनों को 1961 में 1961 में इसका गठन किया गया था, दोनों को 1961 में। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि इसके लिए कानून 2019 में ही पास कर दिया गया था। तो 2019 में इन दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक राज्य, एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए एक कानून पास कर दिया गया था, और इसके बाद 2020 में इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में ला दिया गया। 26 जनवरी 2020 को ये एक बन गए, एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, और इसका नाम हो गया दमन दीव और दादर नागर हवेली, दोनों को मर्ज कर दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने पर जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इंपॉर्टेंट है कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो जम्मू कश्मीर जो है दो भागों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। तो एक जो बन गया जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कब? जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तब। अनुच्छेद पहला का जो तीसरा भाग है, अर्थात अनुच्छेद 1(3) में लिखा गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत क्या लिखा गया आर्टिकल 1 में? तो भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अर्थात जो राज्य का मतलब क्या हो गया, भारत के अंतर्गत में जो भूभाग आते हैं, तो उसके तीसरे भाग में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 1 के तीसरे क्लॉज में लिखा गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है भारत का राज्य? तो 3 भागों में। पहला राज्य का क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किए गए हैं। तो आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में लिखा गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक राज्यों का क्षेत्र जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं,
और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा क्या किए गए हैं, तो अर्जित किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों को बंटवारे को 3 सूचियों में बांटा गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो हमने बताया भी है कि जो राज्य सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और जो केंद्र हैं वे दोनों अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सूची है इस पर नियंत्रण केवल केंद्र सरकार का होता है, जिसे संघ सूची भी कहते हैं। तो 7वें सूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। याद रखेंगे किस अनुसूची में, 7वें अनुसूची में। और यह 3 अनुसूचियों में इसे बांटा गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची के अंतर्गत केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि संघ सूची में केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के अधीन होते हैं, जिन पर शासन किसका होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें जितने सारे कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र का होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के जो कानून होते हैं किसके द्वारा चलते हैं, तो केंद्र के द्वारा, क्योंकि इन पर शासन कौन करता है, तो केंद्र करता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। केंद्र शासित प्रदेश ये केंद्र के अधीन होते हैं और इन पर शासन केंद्र के द्वारा ही होता है। दिल्ली को अगर पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो राजनीतिक और प्रशासनिक सोच की दृष्टिकोण से, तो दिल्ली को अगर पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो राजनीतिक और प्रशासनिक सोच की दृष्टिकोण से यह सच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और यह भारत की राजधानी है, और दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठती है, वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसे हम लोग एक बार फिर से समझ लें, ध्यान देंगे कि दिल्ली को अगर पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो यह प्रशासनिक सोच की दृष्टिकोण से क्या होगा? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दिल्ली जो है वह भारत की क्या है? तो राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठती है और वहीं पर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इस प्रकार दिल्ली के साथ क्या होने लगेगा? तो एक तरफा व्यवहार होने लगेगा, जो कि सही नहीं है। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसे पंजाब भी मिलाना चाहता है और हरियाणा भी मिलाना चाहता है, इसलिए कि चंडीगढ़ केंद्र में ही रहे और दोनों राज्यों में विवाद ना हो, इसीलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसे पंजाब भी मिलाना चाहता है और हरियाणा भी मिलाना चाहता है, क्योंकि दोनों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। तो इसीलिए चंडीगढ़ केंद्र में ही रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है और इसीलिए इस चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? तो यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया कि इसका नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र का नियंत्रण रहेगा। न पंजाब का नियंत्रण इस पर रहेगा, न ही हरियाणा का। वो अलग बात है कि इन दोनों की यह राजधानी रहेगा, लेकिन नियंत्रण किसके अंतर्गत रहेगा? तो केंद्र के अंतर्गत। इसीलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर पंजाब में यह रहता तो पंजाब अपने अनुसार मनमाना करता, हरियाणा में रहता तो हरियाणा अपने अनुसार मनमाना करता, और पंजाब और हरियाणा में दोनों में लगातार विवाद बना रहता। पुडुचेरी और दादर नागर हवेली, यहाँ पर यूरोपियों का बहुत समय तक क्या रहा? आधिपत्य रहा। तो जो पुडुचेरी है और जो दादर एवं नागर हवेली है, इस पर यूरोपियों का बहुत समय तक क्या रहा? प्रभुत्व बना रहा। तो जो दादर एवं नागर हवेली है वहाँ पर किसका अधिकार रहा? तो डचों का अधिकार रहा, और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। तो इन पर यूरोपियों का बहुत समय तक आधिपत्य रहा, इसलिए यहाँ की संस्कृति अन्य राज्यों से क्या है? तो अलग है। और अगर इन्हें किसी दूसरे राज्यों में मिला लिया जाता है तो उस राज्य की संस्कृति की बहुलता के आगे इनकी संस्कृति क्या हो जाएगी?
तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इनके संस्कृति को बचाने के लिए पुडुचेरी और दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश क्या करना पड़ा, तो बनाना पड़ा। इम्पोर्टेंट है। तो पुडुचेरी एवं दादर नागर हवेली क्या है, तो यहाँ इन दोनों जगहों पर यूरोपियों का बहुत समय तक आधिपत्य रहा, इसलिए यहाँ की जो संस्कृति है वो अन्य राज्यों से क्या है, तो अलग है। और अगर इन्हें किसी दूसरे राज्यों में मिलाया जाता है तो उस राज्य की संस्कृति की बहुलता के आगे इनकी जो संस्कृति है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इनकी संस्कृति को बचाने के लिए पुडुचेरी और दादर नागर हवेली को क्या करना पड़ा, तो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। अब है कि अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप भारत के महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, जिनके माध्यम से युद्ध के समय हम अपने यहाँ से नौसेना को क्या करते हैं, तो कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं और दुश्मन पर पूरी तरह से निगाह रख पाते हैं। और इसी सामाजिक महत्व के कारण अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ताकि इस पर नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत रहे। नहीं तो क्या होगा कि राज्यों का जो है, राज्यों को क्या मतलब है, राज्यों को क्या मतलब है कि जो नौसेना से उन्हें तो कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ताकि इन पर नियंत्रण केंद्र का रहे। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, जिनके माध्यम से युद्ध के समय हम यहाँ से अपनी नौसेना को क्या कर पाते हैं, तो नियंत्रण कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं और दुश्मन पर पूरी तरह से निगाह रख पाते हैं। और इसी सामाजिक महत्व के कारण अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ताकि ये केंद्र के अधीन रहे। दिल्ली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या है वह न्यूनतम है। अगर बात की जाए कि दिल्ली की, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व हम ये चीज़ हम लोग पढ़े भी हैं, जब जनसंख्या के बारे में पढ़े थे, जनसंख्या 2011, जब जनगणना 2011 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये चीज़ें हमने क्या देखा कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली को छोड़कर जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की जनसंख्या क्या है, तो बहुत ही न्यूनतम है। अनुच्छेद 239 में लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में याद कर लेंगे। तो अनुच्छेद 239 में क्या लिखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 239 में, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 239 में क्या लिखा गया, तो अनुच्छेद 239 में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के प्रशासक, जिन्हें कहीं कहीं उपराज्यपाल कहते हैं, तो कहीं कहीं मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा होता है। जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ में इसे प्रशासक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 239 में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक, जिन्हें कहीं कहीं उपराज्यपाल कहा जाता है, तो कहीं प्रशासक कहा जाता है, तो कहीं मुख्य आयुक्त कहा जाता है, उसी के द्वारा होता है। जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी में उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। जबकि चंडीगढ़ में क्या कहा जाता है, इन्हें प्रशासक कहा जाता है, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन। अनुच्छेद 239 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उसके नज़दीकी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक या राज्यपाल नहीं है, तो अनुच्छेद 239 में लिखा गया है कि राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल को उसके नज़दीकी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकता है। तो एक बात तो याद रह गया कि जो प्रशासक या राज्यपाल है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। 14वां संविधान संशोधन हुआ 1962 ईस्वी में। तो 1962 ईस्वी में 14वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239A को जोड़ दिया गया
अनुच्छेद 239 ए को जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन कर सकते हैं। तो जब 1962 ईस्वी में 14वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उस केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन कर सकता है। इम्पोर्टेंट है। तो यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 239 ए में कि कौन सा संविधान संशोधन में यह जो बात जोड़ा गया, तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में, कि संसद किसको अधिकार दिया गया, संसद को, कि संसद जो है वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का भी गठन कर सकती है। इंपॉर्टेंट है। अब है कि संसद ने पहली बार 1963 ईस्वी में केंद्र शासित अधिनियम पारित किया। तो संसद ने पहली बार 1963 ईस्वी में केंद्र शासित अधिनियम पारित किया गया था, किसमें अनुच्छेद 239 ए का प्रयोग करके। तो अनुच्छेद 239 ए का प्रयोग करके संसद ने पहली बार 1963 ईस्वी में केंद्र शासित अधिनियम पारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार यूनियन टेरिटरी का जो अनुच्छेद 239 ए है उसका प्रयोग करके संसद ने पहली बार 1963 ईस्वी में केंद्र शासित अधिनियम पारित किया। कौन? केंद्र शासित अधिनियम। और अनुच्छेद 239 का प्रयोग करके पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। और इसके बाद 1962 और पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का क्या किया गया, 1963 ईस्वी में गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, तो अनुच्छेद 239 ए का प्रयोग करके 1963 ईस्वी में केंद्र शासित अधिनियम पारित किया गया। केंद्र शासित अधिनियम। वर्तमान में बात की जाए तो पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 है। तो वर्तमान में पुडुचेरी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 है। और पुडुचेरी देश की एकमात्र विधानसभा है जहां पे 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में पुडुचेरी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 है। और पुडुचेरी देश की एकमात्र ऐसी जो है विधानसभा है जहां पर 3 सदस्य जो होते हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब है आर्टिकल 239 ए। 69वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1991 ईस्वी में। तो 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन लागू हुआ। कौन? 69वां संविधान संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 239 ए जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 239 ए जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 239 ए भी जोड़ दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए भी जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 239 ए में क्या लिखा गया है कि दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान। तो अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान का वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 ए में। यह जोड़ा गया अनुच्छेद 239 ए या 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अनुच्छेद 239 ए के द्वारा क्या क्या प्रयोग किया गया, तो इस अनुच्छेद 239 ए के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अनुच्छेद 239 ए के अनुसार दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
दिल्ली का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। याद रखेंगे अनुच्छेद 239 ए के द्वारा। और वहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाने लगा। तो उससे पहले उप प्रशासक कहा जाता था और उसके प्रशासक को अब क्या कहा जाने लगा, तो उपराज्यपाल कहा जाने लगा। और इसी के तहत 1992 ईस्वी में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया, जहां 70 विधानसभा के सदस्य हैं। और जहां पे विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं, तो 70 सदस्य हैं। और मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, तो 1+6 है। और मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1+6 है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होने लगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होने लगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 239 ए के अनुसार दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। और वहाँ के प्रशासक को अब उपराज्यपाल कहा जाने लगा। और उसके तहत 1992 ईस्वी में विधानसभा का गठन हुआ दिल्ली में। और वहाँ के वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 70 है। और मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है 1+6, एक जो है मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होने लगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर करने लगे, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट है। अब है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह किसका लेते हैं, तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और वहाँ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के सलाह पर। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली जो है वो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। इसीलिए केंद्र सरकार इन राज्यों के अंतर्गत आने वाली राज्य सूची में परिवर्तन कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए केंद्र सरकार इन राज्यों के अंतर्गत आने वाली राज्य सूची में क्या कर सकती है, तो परिवर्तन कर सकती है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक नियम बना सकती है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 239 ए में। अनुच्छेद 239 ए में क्या लिखा गया है कि जो संसद है वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक नियम या कानून बना सकती है। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 ए में क्या लिखा गया, तो अनुच्छेद 239 ए में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उसके साथ मिलकर कार्य में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। तो अनुच्छेद 239 ए में क्या लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल के साथ मिलकर सहयोग और सहायता करेंगे। याद रखेंगे, अर्थात उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत ही ये लोग क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद और जो मुख्यमंत्री है वे काम करेंगे। अनुच्छेद 239 में ए में लिखा गया है, अनुच्छेद 239 ए में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
विधानसभा के परिषद प्रति उत्तरदायी होते हैं और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर क्या करते हैं तो धारण करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 239 ए में क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है कि मंत्री परिषद जो होते हैं वे सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें उनके पद से विस्थापित कर देता है। अनुच्छेद 239 ए बी में क्या लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 239 ए बी में लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संवैधानिक रूप से नहीं चलाने पर राष्ट्रपति वहां पर प्रशासन संबंधी नियम बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 239 ए बी में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वह संवैधानिक रूप से चलेगा। अगर संवैधानिक रूप से नहीं चलता है तो राष्ट्रपति वहां पर प्रशासन संबंधी नियम बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि राज्यपाल उस राज्य के साथ क्या है तो मिला हुआ है। अनुच्छेद 239 ए बी में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 239 ए बी में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है तो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को। तो अनुच्छेद 239 बी में लिखा गया है, अनुच्छेद 239 बी में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अमेंडमेंट जारी करने का अधिकार है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 बी में लिखा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी में जब सत्र अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हों तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर अध्यादेश जिसे अस्थायी कानून कहते हैं तो उसे बना सकती है, लेकिन सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर ही इसे लागू करना होगा, नहीं तो यह स्वयं निरस्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 239 बी में लिखा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी में जब सत्र नहीं चल रहा हो तब उपराज्यपाल क्या करते हैं कि राष्ट्रपति से अनुमति लेकर एक अस्थायी कानून जिसे अध्यादेश कहते हैं वह बना सकता है, लेकिन सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर इसे लागू करना होगा, नहीं तो यह स्वतः निरस्त हो जाएगा। अभी तक तो बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। अब आते हैं अनुच्छेद 240 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 240 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 240 में लिखा गया है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, पुडुचेरी में राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन संबंधी बनाने का अधिकार है। इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, पुडुचेरी, इन सभी में राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन संबंधी बनाने का अधिकार है, अर्थात राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी नियम आसानी से बना सकते हैं। अनुच्छेद 241 में क्या लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 241 में लिखा गया है तो अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या केंद्र शासित प्रदेश को किसी निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। तो अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि संसद के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट की स्थापना हो सकती है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना करेगा। और अनुच्छेद 241 में यह भी लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना वह कर सकती है। याद रखेंगे, या उसके केंद्र शासित प्रदेश को किसी निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। तो अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि संसद क्या कर सकता है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। कि यह अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। यदि हाईकोर्ट नहीं है तो संसद क्या कर सकता है, उस केंद्र शासित प्रदेश को किसी निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकता है। तो जब तक वहाँ पे कोई एक हाईकोर्ट की स्थापना नहीं हो जाएगी
तब तक राज्यपाल क्या कहेगा कि आप अपने बगल वाले राज्य है उसके हाई कोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, तो काम चला सकते हैं। उस यूनियन टेरिटरी को कहा गया। 1966 ईस्वी में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसकी एक अपनी उच्च न्यायालय बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1966 में दिल्ली ही एकमात्र ऐसी केंद्र शासित प्रदेश बना और वर्तमान में भी है जहाँ पे उसकी अपनी हाई कोर्ट है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे एकमात्र हाई कोर्ट है, उसका अपना हाई कोर्ट है, याद रखेंगे। और इसकी व्यवस्था कब बना? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लद्दाख, इन सभी की अपनी विधानसभाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी अपनी विधानसभाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन भाग 8 में है और इसका अनुच्छेद देखा जाए तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? 239 से 242 ईस्वी में। तो केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन भाग 8 में है, याद रखेंगे, भाग 8 में। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 से 242 यह किस भाग में है? तो भाग 8 में है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरसित कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 238 था और उसे भी हटा दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ और यह भाग 7 के अंतर्गत आता था, उसे क्या कर दिया गया? तो निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसी में अनुच्छेद 238 भी समाहित था। तो इसी जब सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 के तहत, तो लोगों को निर्वासित किया गया। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 238 के तहत, अनुच्छेद 238 के तहत क्या किया गया? इसे भी हटा दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, फिर बढ़कर 7 हो गए, फिर बढ़कर 9 हो गए और अब वर्तमान में 8 हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लेटेस्ट आंकड़े याद रखेंगे। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। और ये पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर बढ़कर 7 हुए, फिर 9 हुए, अब वर्तमान में कितने हो गए? तो 8 हो गए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा यूनियन टेरिटरी और जो अधीनस्थ न्यायालय था, जो सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं, ये था। ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2 इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।